हेमंत भाई, ये जो बार बार प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, हम सब लोग कह रहे हैं भाई ये होना, ये सबको पता है सीएमपी होना चाहिए, सबको पता है अध्यक्ष होना चाहिए, सबको पता है। और जब ये नहीं होता है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की मानी जाती है। हमारे एक गुलाम घुमन सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेता सिर्फ कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन राहुल गांधी की मेहनत से उनका कहना है कि जो मेन गुडविल है वो राहुल गांधी लाते हैं। मैं थोड़ा, ये एक अजीब सी कैच 22 सिचुएशन है, कोई है भी नहीं और जिम्मेदार भाई अगर कोई नहीं है तो जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस ही जिम्मेदार। इस कैच 22 सिचुएशन को दर्शकों की दृष्टि से भी और मुझे लगता है नेताओं की दृष्टि से भी थोड़ा क्लियरली अगर आप एक बार बताएंगे तो चीजें थोड़ी स्पष्ट होना चाहिए, हम लोगों को भी और लोगों को भी जरा स्पष्ट करना आवश्यक है। आनंद जी नमस्कार। सबसे पहले आपको, सारे साथियों को। वैसे तो इंडिया गठबंधन को लेकर के प्रोफेसर साहब ने सारी बातें खोल के रख दी है, अब कुछ बचा नहीं उस पर कहने के लिए। लेकिन जो लीडरशिप का जो इशू है और जो इसके स्ट्रक्चर का इशू है वो शुरू से ही कंटेंशन में है, जैसा आप जानते हैं। जब से ये बना था वो सारी चीजें प्रोफेसर साहब ने कही, लेकिन यहां समस्या क्या है और क्यों है। ये इंडिया अलायंस अपनी बात खुद नहीं कर रहा, उसका कोई लीडर नहीं कर रहा। ये एक विशेष परिस्थितियों में ये बात, ये शगुफा छिड़वाया जा रहा है एक खास तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ। और वो वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है? टू डिमीन एंड बिलिटिल राहुल गांधी। अब देश के लोगों को एक मोटी बात समझनी होगी कि राहुल गांधी, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, ना तो इस इंडिया गठबंधन के कन्वीनर है, ना कांग्रेस पार्टी उसको ड्राइव करती है एज सच, ना वो उसके प्रेसिडेंट है, ना कोई इस तरीके का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब भी कभी मोदी जी और उनका इकोसिस्टम परेशानी में आता है तो फिर टारगेट पे कौन आता है? सीधे सीधे राहुल गांधी, और कोई नहीं। अब इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है वो। अच्छा, एक और मजेदार बात देखिए, कहीं भी किसी भी नेता ने राहुल गांधी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, या चाहे ममता बनर्जी ने इच्छा जताई है चेयर उसको लीड करने की, सबने उसका सपोर्ट किया, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो उसके लिए मना भी नहीं कर रही है एज सच, और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को लीड भी नहीं कर रही है, ये भी सच बात है। तो फिर ये परिस्थिति क्यों क्रिएट की जाती है आनंद जी, ये बात समझनी पड़ेगी। जब जब मोदी डरते हैं तो राहुल को आगे करते हैं वो, और कभी भी वो पॉजिटिव लाइट में नहीं होगा, वो बहुत ही कंप्लीटली नेगेटिव लाइट में उनको बिलिटिल और डिमीन करने का होगा, एज इफ देयर इज ए चैलेंज टू हिज अथॉरिटी, whereas the fact is that he is not an authority in India Alliance. It's a group of political parties with a common understanding, without any common minimum program or a convener or a president. This is a fact. अब यहां पर यह घटनाक्रम क्यों हुआ, यह देखने की जरूरत है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ ये तो सारा देश जानता है। क्यों हुआ? जब से गौतम अडानी का इंडाइक्टमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम के पास भागने की जगह नहीं बची है। दिस इज ए फैक्ट। उसका कोई जवाब आज तक ना दिया ना देने देंगे। मेरे लिए परेशानी का सबब क्या है आनंद जी, और सारे साथी सहमत होंगे, कि हिंदुस्तान में कथित तौर पर रिश्वत दी गई, इतने बड़े पैमाने पर साक्ष्यों के साथ पर मेगावाट रिश्वत दी गई, उसके सारे डॉक्यूमेंट यूएस एफडीए उस हमने बरामद कर लिया, एफबीआई ने, सारी बात होगी। जहां पर रिश्वत दी गई वहां पर कोई नोटिस तक भी नहीं दिया गया। फॉरगेट अबाउट ए केस। सेबी ने आज तक उनसे पूछताछ भी नहीं की। सच्चाई क्या है? उसके बाद कुछ नहीं आया तो फिर जो मोदी जी का भी एक आत्मघाती दस्ता है, उसमें एक आधा एमपी है, बाकी ये अपने क्या नाम है इसका, जो संबित पात्रा टाइप्स है, इनको कुछ समझ तो है नहीं। इन्होंने ठाके जॉर्ज सोरोस को ले आए। देखा आपने, वो जॉर्ज सोरोस अब इनके गले की फांस बन गया। क्यों? वो सबके नाम बता दिया। कांग्रेस पार्टी लगातार उस पर काम भी कर रही है। दे आर कमिंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, और उसमें कोई ऐसी महान बात भी नहीं थी। तो ऐसी सूरत में जब संसद भी नहीं चलने दे रही, पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं चलने दे रही, तो ऐसे में क्या तरीका है बेस्ट? उसमें फिर ब्रो बीट करो राहुल गांधी को। दैट इज द ओनली वे। कल शाम को आपने एक इंटरेस्टिंग डिबेट देखी होगी सारे डॉगी चैनल्स के ऊपर, कि अविश्वास प्रस्ताव तो आया धनखड़ साहब के खिलाफ नोटिस, और सारे जो बिलिटिल और डिमीन कर रहे थे वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए थे। सारे एंकर्स जितने, जैसे उनको होमवर्क दिया गया हो, जैसे उनको सुपारी दी गई हो, जैसे उनको टास्क दिया गया हो। जो पीएमओ में एक बैठते हैं ना साथी गुजरात से आए हुए, तो उन्होंने जैसे उनको पूरी स्क्रिप्ट दे दी, तो सारे उसी पे लगे हुए थे। अब जो बढ़िया सवाल जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओवरऑल ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, राहुल गांधी को ही क्यों टारगेट? भाई ममता बनर्जी ने कह दिया आई वांट टू लीड, शी इज वेलकम।
लालू जी कहें मैं लीड, तो आप भी अच्छी बात है, आप भी सीनियर है। शरद पवार कहें तो सारे लीड कर ही रहे हैं ना। जो भी बेसिकली पार्टियां हैं उनको अगर अपना, देखिए एक चीज तो यह है कि अभी कोई हाल फिलहाल एक दिल्ली का चुनाव छोड़ दीजिए, अगले साल फिर बिहार का चुनाव है, इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं। अब इस इंडिया अलायंस की परेशानी क्या है कि इनका एक कॉमन नैरेटिव नहीं बन रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी अडानी को टारगेट करती है, जो कि सबको करना चाहिए, लेकिन एक समस्या और होगी आनंद जी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। जब से ये फिगर आया ना जगन मोहन रेड्डी वाला, जो यूएसए से आया कि 1750 करोड़ रुपए, उसके बाद ये बेचारे सारे जो शत्रप थे, इन्होंने तो इतनी अमाउंट सुनी ही नहीं थी बेचारों ने, उनके भी हाथ पैर फूल गए कि यार तुम साले कहां इसमें चक्कर में पड़े हुए हो, क्या ये अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये सब फुद्दू कामों में, और एक ही शख्स है जो इतना सारा खेल ही कर देगा आपका। 1750 करोड़ रुपए तो दिल्ली या उसके इलेक्शन में लगेंगे भी नहीं, वेस्ट बंगाल के में पूरे। तो एक ही आदमी जो फुल्ली सपोर्ट और फाइनेंस और सब कुछ स्पॉन्सर कर देगा, जैसे वो मोदी को करता है। और मजेदार बात यह कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाई का एक नाम, 1 रुपया भी नहीं है। गौतम, सारी कंपनियां आ गई उसमें, लेकिन गौतम भाई का एक भी नाम, क्योंकि वो बेचारे ऑपरेशन लोटस का स्पॉन्सर करते हैं, उनका बड़ा है जिस तरीके से। तो अब उस सारे नैरेटिव को बदलने के लिए राहुल गांधी को ले आओ, फलाने को ले आओ, ये तो देश को लोगों को समझना पड़ेगा, और कोई नहीं समझाएगा। ये काम आप जैसे प्रबुद्ध साथी करेंगे, जो अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस बारे में ये बताएंगे कि भाई कौन राहुल गांधी। इंडिया अलायंस इज ए ज्वाइंट फॉर्म ऑफ ऑल दीज पार्टीज दैट यू नेम्ड। तो उसको कोई भी लीड कर ले, वो बीजेपी की परेशानी क्यों होनी चाहिए? वो इंडिया अलायंस की परेशानी तो 100 बार हो, बीजेपी वालों की परेशानी क्यों है? राहुल गांधी तो कन्वीनर है ही नहीं ना उसको बनना है, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? तो बेसिकली क्या है कि इनको एनडीए कब याद आता है, आपको इनसे पूछे, इनके एनडीए कन्वीनर कौन है? जरा आप में से सारे प्रबुद्ध साथी मुझे बता दीजिए, कोई कौन है इंडिया कन्वीनर? मोदी जी की दुकान है, जब चाहे बुला लो। उसमें आपको ध्यान है जेजेपी को बुला लिया था, जो संख्या बल दिखाना था ना, तो 32 पार्टियों में जेजेपी को बुला लिया। वो बेचारे चले गए कि भाई हम तो एनडीए, गाते फिर रहे थे कि हम तो साहब एनडीए के मोदी जी ने बुलाया है, और अगली बार उनको कह दिया कि भाई आपका तो कोई वास्ता नहीं, चलिए आप चुनाव लड़िए जाके अकेले। तो इनका जो सिस्टम है, जितने भी इनके एलाइज थे, आज वो बेचारे अपने जख्मों के ऊपर डिटॉल लगा रहे हैं बैठ के सारे के सारे। जगन मोहन रेड्डी का हाल देखिए आप, मायावती का इनका हाल देखिए आप, पटनायक का हाल देख लीजिए आप, बादल का हाल देख लीजिए आप, दुष्यंत चौटाला का हाल देख लीजिए आप, जस्ट कीप नेमिंग देम। और मुझे तो चिंता इस बात की है, सही बताऊं आनंद जी, पता नहीं क्यों कई बार कोई बात कही हुई सच्ची हो जाती है, मुझे तो चिंता बहुत ज्यादा अजीत पवार की, शिंदे की भी है। अगर इन्होंने कहीं उछल कूद की तो इनका ना तो दल बचेगा, ना संसदीय पार्टी बचेगी, क्योंकि मोदी जी को जरूरत भी है, उस बहुमत जुटाना है वो। तो इंडिया अलायंस को बेसिकली ब्रॉड टर्म्स अपनी एक बार बैठ करके, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, ममता बनर्जी क्यों ना बने, और ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़ा पैटर्न लालू यादव को भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सीनियर भी है उम्र के हिसाब से, या शरद पवार को बनाया जाना चाहिए। इसमें कांग्रेस पार्टी को कहां दिक्कत है? आज की तारीख में प्रधानमंत्री का तो पद बट नहीं रहा है, वो तो हो गया काम। तो वैसे में आप बड़प्पन दिखाइए ना, और अलायंस विद डिफरेंस दिखाइए कि एनडीए वर्सेस इंडिया एंड हियर इज द स्ट्रक्चर। उसके लिए किसी को पहल करनी पड़ेगी। अब चूंकि पार्लियामेंट चल रही है, सारे लीडर्स भी वहीं पे है, बैकडोर बैक चैनल्स में बातचीत भी हो सकती है, सारी बात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि जब संसद के खेल क्या किया गया, आप देखिए ना कि ममता बनर्जी और सपा के जो एमपीज थे, उन्होंने धीरे धीरे कटना शुरू किया अपने गौतम अडानी वाले मामले में। तो तुरंत समझ में आता है कि वो कहां का इशारा है, वो मोदी का इशारा है, गौतम अडानी के थ्रू एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि भाई वो तो सामान सबको चाहिए जो गौतम अडानी के पास है। तो ये जो समस्या है, इससे भी उसकी तो जगह ममता बनर्जी ने तो बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे मानना है। वहां के अपने कुछ लोकल सीमाएं होंगी, अभिषेक बनर्जी के साथ भी उनके तमाम तरह के समीकरण चल रहे, बहुत सारी बातें, अंदर जेल में अंदर जाने बाहर जाने के भी कार्यक्रम कई होते हैं, एजेंसियों के जरूर, बहुत सारी बातें। ऐसे ही यूपी का चुनाव होने वाला है 2 साल बाद, तो उस चुनाव में अखिलेश को भी बहुत सारा सामान चाहिएगा अडानी से। तो उनकी तो समस्या समझ में आती है, क्योंकि अब जगन मोहन रेड्डी वाला फिगर बड़ा डिस्टर्बिंग है, इतना बड़ा फिगर तो एक जगह से मिलता नहीं ना आनंद जी। तो ऐसी सूरत में जो ओनस इज ऑन कांग्रेस पार्टी कि इनके सारे फ्लोर लीडर्स के थ्रू बैठ के बात करके और एक कॉमन कंसेंसस और एक कॉमन एजेंडा बनाया जाए, उसमें बीजेपी को घेरने का पॉइंट 1 2 3 4 5, और जिन पे कंसेंसस हो
उस पर वो सारी बात की जाए, तो उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 13 तारीख को संविधान पे चर्चा शुरू होने वाली है हाउस के अंदर। और आज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी होगी कि राहुल गांधी आज लोकसभा के स्पीकर से मिले और उन्होंने कहा कि साहब हम तो चाहते हैं हाउस चलाइए आप, लेकिन मेरे खिलाफ जो ये देशद्रोही और गद्दार की जो भाषा है इसको भी आप एक्सपंज कीजिए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आनंद जी कि अगर राहुल गांधी गद्दार है तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और वो एलओपी क्यों होने चाहिए, और अगर वो गद्दार नहीं है तो संसद के जो कार्रवाई है उसके शब्दों को निकालने के लिए क्या एलओपी को कहने की जरूरत होनी चाहिए? अडानी तो कभी कहने नहीं आते कि मेरा नाम मत हटा दीजिए वहां से, उनका नाम तो मुझे लगता है रिकॉर्ड ही नहीं होता, हटाने की तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसको समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कि अब जो संविधान का है, संविधान पे चर्चा होगी, सारे दल बोलेंगे, इससे बढ़िया मौका नहीं है कि 4 पॉइंट आनंद जी बोले, 4 पॉइंट प्रोफेसर बोले, अनिल जी बोले, सारे हम बांट करके, और जो सही मुद्दे हैं, देखिए मोदी जी जब जवाब देंगे, आपको पता है मोदी जी पॉइंट वाइज तो जवाब देना उनको सीखा ही नहीं। उनका जो संगठन है वो ऐसा संगठन है जिसमें सवाल का जवाब देना बताया ही नहीं जाता। उनकी मूल ट्रेनिंग है सवाल को इग्नोर कर दो, डिसऑन कर दो, और मैं पहचानता हूं कौन सा सवाल। उसके बावजूद भी वो एक ऐसा अवसर होगा क्योंकि संविधान का मसला है और डेडिकेटेड डिस्कशन है और पायस एक अवसर है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पूरा जो इतिहास है और संविधान के प्रति उनकी कितनी मान्यता है, आरएसएस संविधान की बात करती है, बीजेपी संविधान की बात करती है। आप मुझे संविधान की, सारे विद्वान हैं मेरे से, सारे सीनियर हैं, मुझे वो संविधान की धारा बता दीजिए कौन से एक्ट के तहत आरएसएस रजिस्टर्ड है, बता दीजिए। वो बता दीजिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, या कोई घर का बना दिया है मोदी जी ने उसके तहत रजिस्टर्ड है, या आरएसएस की मेंबरशिप बता दीजिए, रजिस्टर होगा ना कोई अगर है तो। उनके यहाँ तो बड़ भारी हायरार्की, 3.5 लाख पन्ना प्रमुख हरियाणा में, बताइए, कल मैं हैरान रह गया, इतना सा हरियाणा 3.5 लाख, 1.5 करोड़ वोटर है, तो उनका तो स्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या वो मेंबरशिप है? क्या उसके जो फाइनेंसिंग का पैटर्न क्या है, कहां से पैसा आता है? जॉर्ज सोरोस तो आपने बता दिया, अच्छा किया। आरएसएस को पैसा कहां से आ रहा है? पानीपत के पास वो जो 7 स्टार जो इतना बड़ा मेंशन बना है, जो ऑफिस आरएसएस का ट्रेनिंग के लिए, और जो दिल्ली में झंडेवालान में जो बनने लग रहा है, वैसे तो डेमोक्रेटिक पार्टी के भी नहीं है वहां पे। तो ये सारी चीज, वो पैसा कहां से आ रहा है? आरएसएस कितना अपना इनकम टैक्स पे करता है? सारी संस्थाएं करती है ना, या वो एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्प्टेड है तो कौन से कानून के तहत एग्जेम्प्टेड है? ये सारे सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे सवाल भी इस लाइट में पूछे जाने चाहिए कि भाई तुम संविधान के तो ठेकेदार हो गए हो, संविधान के साथ तुम्हारा वास्ता कितना कराया वो और बता दीजिए। तुमने कितने दिन बाद तिरंगा लगाया था बीजेपी के ऑफिस पे? तो ये वो चीजें, और वहां पर मुझे उम्मीद है कि जो गंदगी मचाते हैं हाउस के अंदर के, उसको बोलने नहीं देंगे, चेयर भी डिस्टर्ब करती है, बाकी सारे भी। और एक दिन तो मैंने हैरान रह गया था, पिछली बार अमित शाह संरक्षण मांग रहे थे चेयर से, और किस बात का संरक्षण मांगा वो भी सारे देश ने देखा। तो मुझे लगता है आनंद जी, ये जो इंडिया अलायंस है, इनको थोड़ा सा अपना जो प्लानिंग और स्ट्रक्चर थोड़ा सा और मेटिकुलस करना चाहिए। और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा ना, दे शुड बी इन कांस्टेंट टच विद ईच अदर ऑन ए डेली बेसिस। अगर लीडर्स ना हो तो एक सेक्रेटरिएट हो जिसमें वो सारी चीजें, पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, जैसे हम करते हैं बुलेट पॉइंट्स वगैरह, सब ये शेयर होते रहे, उस पर उनकी राय आती रहे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बड़ी आगे चली गई है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कंकॉक्शन करती है उसका मुकाबला मिलके करना पड़ेगा। अब ये तो एक शगुफा छोड़ते हैं यहाँ पे, जॉर्ज सोरोस, सोनिया गांधी, और सारा देश का नैरेटिव बदल दिया। वो साउथ ब्लॉक से मैसेज आ गया, डॉगी मीडिया शुरू हो गया। मैं हैरान था, परसों के मैंने अखबार देखे, हर एक अखबार के फ्रंट पेज पे राहुल गांधी गद्दार है। कौन कह रहा है? संबित पात्रा छपे हुए, कोई डेफेमेशन, कोई कुछ नहीं, कोई कहानी नहीं, कुछ भी कह दो। अगर किसी ने मोदी को यह कह दिया होता उसकी क्या हालत होती? क्या उसकी एक लाइन भी छपती? अब जो विदेश मंत्री के बेटे का नाम आया, या एनएसए के जिक्र चल रहा है, या जो उनकी प्रधानमंत्री की आर्थिक सुरक्षा परिषद की वो है, आर्थिक सलाहकार परिषद की, वो खबर आपने कहीं देखी? तो वो कह के भाग गए, छुट्टी होगी। तो मुझे ये लगता है आनंद जी कि ये सारे जो इंडिया अलायंस के जो एलाइज है ना, इनको डेली बेसिस पे एक कोई ना कोई संपर्क का, एक संवाद का एक जरिया होना चाहिए। और जो एक मुद्दा दिल्ली में उठे वो कलकत्ता में भी उठे, वो लखनऊ में भी उठे, जहां पटना में भी उठे, जहां जहां एलाइज है
वो एक सुर में अगर हमला करेंगे तो कम से कम अपने अपने रीजन में तो एक नैरेटिव बना पाएंगे ना। तो इनकी जो सारा खेल है, इनका खेल है नैरेटिव का। उस नैरेटिव को अगर आपको ध्वस्त करना है तो आपको रीजन वाइज हिट करना पड़ेगा, और हिट वहां करना पड़ेगा वेर इट हर्ट्स, एंड इट हर्ट्स ऑन द कोर वैल्यूज। जहां पर बीजेपी बोथरी है, जहां पर बीजेपी खोखली है, जहां पर बीजेपी के पास कोई ना नीति है ना कोई समझ है, कुछ भी कह के भाग जाते हैं, अगले दिन कुछ भी कह देते हैं। प्रधानमंत्री की जो भाषा का संयम है वो आपने देख लिया, स्तर देख लिया, चुनाव में उनकी कैंपेनिंग देख ली। तो मुझे लगता है कि इन सारे जो फॉल्ट लाइंस बीजेपी की भी बहुत है, एनडीए की भी फॉल्ट लाइंस बहुत है। तो क्या ऐसा भी दिन आएगा जब इंडिया अलायंस उन फॉल्ट लाइंस का फायदा उठा पाएगा? वो फॉल्ट लाइंस का फायदा उठाना बड़ा आसान है, प्रोवाइडेड ये उठाना चाहे। हम सबको केवल उस दिन का इंतजार करना है।